लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अध्ययन किया था हमारे भारत की खाद्य फसलों के बारे में। तो आज हम जो स्टडी करेंगे व्यापारिक फसलों के बारे में कि भारत में मुख्यतः कौन सी व्यापारिक फसलें उत्पादित की जाती है और किन क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है, उनके लिए कितना तापमान, कितना वर्षा और कौन सी मिट्टी उसके लिए उपयुक्त होती है। ठीक है ना। तो आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारी आती है यहाँ पर नंबर 1 पे कपास। कपास जो है ये क्या है, व्यापारिक फसल है। वैसे क्या है, ये रेशे की फसल है। ये रेशा वाली फसल है जिससे रुई तैयार की जाती है, ऊन तैयार की जाती है, धागे तैयार किए जाते हैं और कपड़ा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो कपास जो है ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंध, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध का पौधा है और ये भारतीय मूल का पौधा है। इसको देशज पौधा कहा जाता है। ठीक है। इसके लिए मुख्यतः क्या है, टाइम की अगर बात करें, ये खरीफ की फसलों में बोया जाता है भाई, क्योंकि उष्ण और उपोष्ण दोनों ही ये टेम्परेचर पे आते हैं, टेम्परेचर जोन होते हैं। जहाँ पर उष्ण होगा इसका मतलब ये है कि वहाँ पर तापमान क्या है, 20 डिग्री से अधिक है। और उपोष्ण की बात करेंगे तो वहाँ तापमान क्या है, 15 से 20 के बीच में है। ठीक है। हम अध्ययन करेंगे इसका 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। उपोष्ण उष्ण के बारे में एक वीडियो हम कोपेन का जो जलवायु का एक टॉपिक था, हमने अध्ययन किया था कि किन क्षेत्रों में उष्ण उपोष्ण, और क्योंकि भारत को महाद्वीप की उपाधि दी गई है तो यहाँ पर हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसके लिए मुख्यतः क्या है भाई, टाइम की अगर बात करें, टाइम इसका बात करें तो 6 से 8 मंथ इसके तैयार होने में इसको लगते हैं भाई। 6 से 8 महीने में फसल पक के तैयार होती है। और नॉर्थ जो इंडिया है यहाँ पर ये अप्रैल मई में बोई जाती है। और दक्षिणी भारत प्रायद्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पर इस फसल को सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है। ठीक है। यहाँ पर इसको बोया जाता है अप्रैल मई में और प्रायद्वीप भारत में इसको बोते हैं सितंबर अक्टूबर के अंदर। ठीक है। और ये जो फसल है, टेम्परेचर इसके लिए बात करें तो टेम्परेचर की कितना तापमान इसको बोने के लिए उपयुक्त होता है, 21 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान जब ये फसल बोई जाती है उसके लिए उपयुक्त समय है। ठीक है ना। और रेनफॉल की अगर बात करें तो इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जिन क्षेत्रों में पाई जाती है या फिर जिन क्षेत्रों में सिंचाई की अत्यधिक सुविधाएं हैं वहाँ पर ये फसल बोई जाती है। नॉर्थ इंडिया का बहुत सा पार्ट ऐसा है जिन क्षेत्रों के अंदर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है और वो उसका जो समय है वो क्या है, निर्धारित नहीं है। ठीक है ना। मानसून के स्तर के ऊपर ये बोई जाती है। खरीफ की फसल है तो गर्मियों में वो बोई जाएगी, ग्रीष्म काल में बोई जाती है। ग्रीष्म काल में हमारे यहाँ पर खरीफ की फसलें होती है। और सोयल इसके लिए कौन सी सोयल भाई सबसे ज़्यादा उत्तम क्या होती है इसके लिए, ब्लैक सोयल। अगर बात करें इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है तो ब्लैक सोयल इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ये हल्की दोमट बलुई मिट्टी में भी बोई जाती है जहाँ पर सिंचाई की सुविधा क्या हो, ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इसकी किस्मों की अगर बात करें, तो इसमें कौन कौन सी किस्में पाई जाती है भाई। सबसे पहले इसमें एक देसी किस्म आती है, दूसरी श्यामली और तीसरी जो इसकी किस्म है वो कहलाती है सुवीन और चौथी जो फसल है इसकी सुजाता। ठीक है। किस्मों की बात करेंगे तो देसी, श्यामली, सुवीन और सुजाता ये इसकी मुख्य किस्में पाई जाती है। ठीक है ना। और अगर बात करें इसके उत्पादन के आधार पर, छोटा रेशा और बड़े रेशे के आधार पर अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले किसका नाम आता है भाई,
भारतीय मूल की जो हमारे पास कपास है वो छोटे रेशे की कपास होती है, उसको भारतीय मूल की कपास बोलते हैं, छोटा रेशा होता है उसका, ठीक है। दूसरी जो लंबे रेशे की कपास है उसको बोलते हैं हम अमेरिकन, और इसको नरमा कहा जाता है, ठीक है। और ये गुजरात के अंदर जहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है वहाँ पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक का उत्तरी पार्ट, कुछ तेलंगाना का पार्ट, और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो फसल बोई जाती है वो कहाँ पर भाई, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान का जो भाग है, इन क्षेत्रों के अंदर कपास उत्पादित की जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पे उत्पादन की अगर बात करें कि किस उत्पादन में किसका स्थान सबसे ज़्यादा और किसका प्रथम 3 स्टेट की अगर बात करें, प्रथम 3 राज्य कौन से हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास उत्पादित की जाती है, तो सबसे पहले नाम आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र जो है इंडिया की 32% कपास उत्पादित करता है, ठीक है। और इसमें दोनों ही होती है, हमारी छोटी रेशे वाली भारतीय किस्म भी और साथ में अमेरिकन किस्म इसमें बोई जाती है, ठीक है। दूसरा जो स्थान है वो गुजरात का आता है। गुजरात देश की 24% कपास का उत्पादन करता है। और तीसरा जो स्थान है वो किसका आता है भाई, तेलंगाना का आता है, जो 9% कपास का उत्पादन करता है। यहाँ सबसे ज़्यादा कपास उत्पादित क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल इस मिट्टी के इस खेती के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसीलिए भारत के अंदर कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन की अगर बात करेंगे तो किसका नाम आता है, महाराष्ट्र, गुजरात और फिर तेलंगाना का नाम आता है, ठीक है। उत्तरी भारत में जो कपास है वो काफ़ी मात्रा में उत्पादित की जाती है, लेकिन इससे कम रहती है। प्रथम 3 स्टेट सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाले कपास उत्पादन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना का नाम आता है, ठीक है। हरियाणा में हमने बात की कि इसको काली मिट्टी में उपजाया जाता है, इसके लिए उपयुक्त काली मिट्टी है, लेकिन सिंचाई की सुविधाओं के साथ हम क्या करते हैं, हल्की बलुई, दोमट और चिकनी मिट्टी में इसका उत्पादन किया जा सकता है सिंचाई के साथ, ठीक है। और दूसरी जो हमारी फसल आती है भाई रेशे वाली, वो होती है जूट, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सी फसल आती है, जूट आती है। और जूट को क्या कहते हैं भाई, पटसन, इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो फसल है एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, उष्ण कटिबंधीय, ये कहाँ पर होगा, केवल उष्ण क्षेत्रों में होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए हल्की किस प्रकार की मिट्टी की अगर बात करें तो इसके लिए हल्की दोमट जो है उपजाऊ मिट्टी का इसमें प्रयोग किया जाता है, हल्की दोमट मिट्टी। और तापमान की अगर बात करें, इसमें टेम्परेचर, इसमें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है टेम्परेचर की, तो ये जो है 24 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तापमान जिन क्षेत्रों में है उन्हीं क्षेत्रों में इस फसल को बोया जाता है। और साथ में क्या हो, वहाँ पर मिट्टी क्या होनी चाहिए, दोमट, ठीक है। और वर्षा की अगर बात करें, यहाँ पर रेनफॉल की अगर बात करते हैं तो कितना, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से लेकर के 170 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जिन प्रदेशों में होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, जूट का उत्पादन करते हैं। जूट के उत्पादन में इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी के साथ साथ स्वच्छ जल, ठीक है ना, स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है भाई। जिन क्षेत्रों में जल स्वच्छ नहीं होगा वहाँ पर इस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। विश्व में बात करें, विश्व की अगर, विश्व में 60% जो जूट का उत्पादन होता है वो सफ़ेद जूट का होता है। एक जूट में 2 कलर होते हैं, एक सफ़ेद आता है और दूसरा जो होता है ब्राउन होता है, ठीक है, भूरा, हल्का भूरा रहता है ये। तो 2 कलर, 60% कौन सा है, सफ़ेद जूट बोया जाता है। और टाइम की अगर बात करें इसकी, तो टाइम इसका जून जुलाई में बोया जाता है, जून और जुलाई, यानी कि 6 से 7वें महीने में इसको बोया जाएगा। और इसको पकने के लिए कितने, 8 से 10 महीने का समय लगता है भाई, क्योंकि किस फसल का
समय जो है यही पूछ लिया जाता है कि किस फसल में कितना समय टोटल लगता है। तो इसमें जूट में कितना समय आ गया है, 8 से 10 महीने का समय लगता है। टाइम जो है ये जून जुलाई में बोई जाती है और काटी कब जाएगी, 6-7 महीनों के बाद, अक्टूबर नवंबर के अंदर इसके काट लिया जाता है इसको। और विश्व में अगर बात करें भारत की, तो भारत विश्व में जूट उत्पादन में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन आता है, बांग्लादेश। नाइनटीन 47 से पहले जब ये भारत का पार्ट था, ठीक है, 1971 में ये आज़ाद हो गया। 1947 के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन में किसका स्थान था, भारत का स्थान था। उसके बाद किसका चला गया, 71 में कौन हो गया, ये पूर्वी पाकिस्तान से बन गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया है। तो पूर्वी पाकिस्तान जो 71 में आज़ाद हुआ और आज उस देश का नाम क्या बन गया, बांग्लादेश हो गया है। तो इसके अंदर ये विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने वाला देश है। दूसरा कौन है, भारत का स्थान आता है, ठीक है। और भारत का एकमात्र राज्य है जो भारत का 3/4 हिस्सा उत्पादित करता है। पूरे भारत की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन में किसका स्थान आता है भाई, पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल कहाँ किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का ही वो पार्ट था जो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादित करता था। और 1971 के अंदर बांग्लादेश आज़ाद होता है तो क्या हो गया अभी, वो किसके पास चला गया, कुछ पार्ट इसका बांग्लादेश के पास चला गया, बाकी पार्ट किसके पास है, भारत के पास है। और भारत की अगर बात करें तो इसमें देखो, इसको सुनहरा रेखा कहते हैं। भारत की कुल कृषि योग्य जो भूमि है उसका केवल 0.5% पार्ट पर ही जूट की खेती की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में कि भारत में कितने प्रतिशत जूट की खेती की जाती है, तो कितने प्रतिशत है ये, 0.5% भूमि पे के ऊपर ही हम क्या करते हैं, जूट का खेती करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल 75% जूट का उत्पादन करता है संपूर्ण भारत में। दूसरा स्थान किसका आता है, बिहार का। बिहार जो है ये 16% जूट का उत्पादन करता है। और तीसरा स्थान किसका आता है भाई, असम का। असम के अंदर एक सुरमा घाटी है, सुरमा घाटी के अंदर जूट का उत्पादन करते हैं कितना प्रतिशत, केवल 7%, ठीक है। 75% कौन करता है, पश्चिम बंगाल करता है, बिहार करता है 16%, असम करता है 7%, ठीक है ना। तो ये हमारा जूट का उत्पादन है। अब तीसरी जो मुख्य फसल है व्यापारिक फसलों में अगर बात करें तो किसका स्थान आता है भाई, गन्ना का। तीसरा स्थान किसका है, गन्ना का आता है, शुगर केन का आता है। ये जो है भारतीय मूल का पौधा है। उष्ण और उपोष्ण, ये भी उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में इसको बोया जाता है, इसकी खेती की जाती है। और ये इसके लिए तापमान की अगर बात करें, इसके लिए 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस किसकी ज़रूरत होती है, तापमान की ज़रूरत होती है। रेनफॉल की अगर बात करें तो कितना रेनफॉल इसके लिए ज़रूरी है भाई, 150 से लेके 180 सेंटीमीटर पर ईयर। जिन नक्षत्रों में 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से इसकी खेती की जाती है। इसके उदाहरण में कौन आता है, पश्चिमी, ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का प्रदेश आता है, ठीक है। यहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है। इसके लिए 40 से अधिक और 15 से कम जो तापमान है वो क्या होगा भाई, नुकसानदायक है। अगर इससे 40 से अधिक यहाँ पर तापमान रहता है और 15 से कम हो जाता है तो इसके लिए नुकसानदायक है। इस फसल के लिए 100 दिन क्या हो, पाला रहित हो। 100 दिन क्या हो गए, पाला रहित। क्योंकि भारत के इस प्रदेश में पाला गिरता है शीतलहर की वजह से। जैसे ही पाला गिरेगा तो इस फसल में क्या हो जाता है भाई, जो इसका रस होता है उसमें कमी आ जाती है। पाला गिरने से इसका जो शर्करा है वो कम हो जाता है। शर्करा अगर कम होगा तो उसमें चीनी का जो उत्पादन है वो कम होगा, ठीक है। तो
इसके लिए अगर सोयल की बात करें तो कौन सी सोयल इसके लिए सबसे बेस्ट है भाई? गहरी दोमट। हल्की दोमट किसके लिए उत्पादन किसका प्रयोग करे थे हम? कपास के लिए। गहरी दोमट जो होती है ना, गहरी दोमट और साथ में जो चिकनी मिट्टी है उसके अंदर इसकी खेती की जाती है। और ये जलोढ़ और चीका युक्त मिट्टी में भी इसका उत्पादन आजकल सिंचाई के माध्यम से किया जाने लगा है। ठीक है। प्रथम चीनी मिल भारत में कब स्थापित की गई थी भाई? प्रथम चीनी मिल की बात कर रहे हैं हम। प्रथम चीनी मिल जो थी भारत के अंदर 1903 में शुरू की गई थी। ठीक है। प्रथम चीनी मिल 1903 में शुरू की गई थी। और ये कहाँ शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान में इसको शुरू किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर इसको शुरू किया गया था। उसी को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। किस प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहते हैं? देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश। ठीक है। जहाँ देवरिया नहीं होगा वो क्या आता है? उसका नाम किसका नाम आएगा? उत्तर प्रदेश का नाम आएगा। इसका यूपी के अंदर, यूपी में इसका उत्पादन कितना होता है भाई? यूपी की अगर बात करें तो यूपी के अंदर 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर इसकी खेती की जाती है। ठीक है। दूसरा स्थान किसका आता है यहाँ पर? दूसरा जो स्थान है वो महाराष्ट्र का है। MH महाराष्ट्र 9 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है। और विश्व का चीनी उत्पादन में भारत कितने प्रतिशत चीनी उत्पादन करता है? विश्व की अगर बात करें तो विश्व में भारत 18% चीनी का उत्पादन करता है। पूरे विश्व के लिए भारत 18% चीनी का उत्पादन करता है। और गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में शुरू किया गया था भाई 1969 के अंदर। ठीक है। कहाँ पर? तमिलनाडु कोयम्बटूर के अंदर है। और वहाँ पर 1969 के अंदर गन्ना प्रजनन केंद्र, जो गन्ना है इसकी फसल को सुधारने के लिए इसके अंदर जो मिक्सअप किए जाते हैं, हाइब्रिड बीज तैयार किए जाते हैं, वो कोयम्बटूर में स्थापित किया गया है। ठीक है। चीनी उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कहाँ की जाती है भाई? चीनी उत्पादन में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन किया जाता है कहाँ पर? नहीं, महाराष्ट्र के अंदर 91%। ठीक है। नहीं, 91% नहीं, इसके अंदर ये 91 लाख टन आता है भाई। उत्पादन की अगर बात करेंगे तो भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर। महाराष्ट्र में कितनी है? 9 लाख हेक्टेयर। अगर इसमें लाख टन में उत्पादन की बात करें तो कितनी है? लाख टन की अगर बात करें तो 91 लाख टन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। और दूसरा स्थान किसका आता है? यूपी का आता है। यूपी कितना? 62 लाख टन चीनी का उत्पादन करता है। तीसरा स्थान किसका आता है भाई? कर्नाटक का आता है। हाँ, कर्नाटक के अंदर 42 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और यही महाराष्ट्र में 91 लाख टन, यूपी के अंदर 62 लाख टन, कर्नाटक के अंदर 42 लाख टन चीनी उत्पादित की जाती है। ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर चीनी मिल ज़्यादा है। ठीक है। और इसके बाद ये थी उत्पादन की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें, ये लाख टन में तो सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। उत्पादन में अगर बात करें, गन्ना कहाँ उत्पादित किया जाता है? ये तो चीनी की बात आ गई ना। चीनी कहाँ उत्पादित की जाती है ज़्यादा? यहाँ पर चीनी बनाई जाती है। लेकिन उत्पादन में सबसे ज़्यादा किसका स्थान आता है? यूपी का। यूपी देश का कितना? 41% गन्ना उत्पादित करता है, क्योंकि 20 लाख हेक्टेयर यहाँ पर भूमि है गन्ने के लिए। दूसरा स्थान किसका आएगा भाई? एमपी का। हाँ, वो कितना करता है? एमपी का नहीं है, महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र कितना करता है? इसका उल्टा 14%। वो 41 करता है तो ये कितना करता है? 14। और तीसरा स्थान किसका आता है? कर्नाटक का। कर्नाटक मात्र कितने प्रतिशत है? 7%। ये गन्ना उत्पादन की बात है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक। और गन्ना उत्पादन में
यूपी 41%, महाराष्ट्र 14% और कर्नाटक करता है 7%। ठीक है, तो ये था हमारा गन्ना उत्पादन। गन्ना एक देसी फसल है इंडिया की, जिसको क्या कहते हैं भी देशज। देशज पौधा किसे कहा जाता है, जो उस देश के अंदर ही कोयम्बटूर कहाँ चला गया आप बताओ, तमिलनाडु में, हाँ ठीक है। अब तीसरा जो तीन फसलें होगी, चौथी जो फसल है मुख्य भारत की व्यापारिक फसलों में किसका स्थान आता है भाई, चाय का स्थान आता है। ठीक है, चाय दुनिया में उत्पादन की बात करें तो चाइना नंबर 1 पे आता है, और अगर उपयोग की बात करें तो भारत 1 नंबर पे आता है। ठीक है, चाय के बिना यहाँ न तो दिन शुरू होता है न ही शाम होती है। ठीक है, और दूसरा एक चीज़ और है, चाय के ऊपर सारे दुख सुख, दुख में सुख में खुशी में हर प्रकार किसी प्रकार की कोई भी टेंशन हो तो किसका प्रयोग करते हैं हम, चाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चाय यहाँ एक लाजवाब चीज़ है भाई। चाय जो है ये यूनान का पौधा है। यूनान जो चाइना का पार्ट है, चाइना के दक्षिणी भाग के अंदर ये यूनान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसके दक्षिणी पार्ट के अंदर एक स्थान है यूनान, चाइना के अंदर। यूनान वहाँ से सबसे पहले कौन ले गया था इसको भारत के अंदर, 1841 के अंदर, 1841 सन के अंदर एक अंग्रेज़ जो था इसको यहाँ लेके आया था भाई, उसका नाम क्या था, हेनरी। और इसको सबसे पहले कहाँ उगाया गया, दार्जिलिंग के क्षेत्र में इसको एक रोपण किया गया इसके पौधे का, और यहाँ पर दार्जिलिंग के बाद सुरमा घाटी असम के अंदर, ठीक है, पश्चिम बंगाल सिक्किम के नीचे दार्जिलिंग और असम की घाटी के अंदर इसका उत्पादन शुरू किया गया था सबसे पहले। और ये जो है आज दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंदर और कछार असम के अंदर है, नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर। नीलगिरी जो पहाड़ी है वो 3 स्टेटों में पाई जाती है, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु की जो साइड है वहाँ पर चाय की खेती की जाती है। ठीक है, और कर्नाटक वाले साइड में क्या करते हैं, कहवा उत्पादन करते हैं। ध्यान रहे, तमिलनाडु की तरफ क्या चाय और कर्नाटक की तरफ क्या, पहाड़ी एक ही है नीलगिरी, लेकिन उत्पादन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कहवा कॉफ़ी। ठीक है, तो टेम्परेचर की अगर बात करें तो भाई इसके लिए कितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है भाई, चाय के उत्पादन के लिए तापमान की बात करें तो ये 24 से 30, जिन नक्षत्रों में 24 से 30 डिग्री तापमान होगा उन नक्षत्रों में क्या किया जाएगा, चाय का उत्पादन किया जाएगा। और रेनफॉल की अगर बात करें तो कितना होगा भाई, 150 से 200 सेंटीमीटर। जिन नक्षत्रों में 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उन नक्षत्रों में चाय की खेती की जाती है और चाय के बागान लगाए जाते हैं। चाय इसके लिए भूरी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है भाई। जिन नक्षत्रों में मिट्टी या तो दोमट है या फिर चिकनी है या फिर ब्लैक है, उन क्षेत्रों में चाय की खेती नहीं होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों के जो ढाल होते हैं, ये जो ढाल वाले क्षेत्र है, यहाँ पर सीढ़ीदार खेत बना करके इसकी खेती की जाती है, क्योंकि इसके लिए वर्षा का जो जल है अगर इसकी जड़ों में रुक जाता है तो पौधा गल जाता है। पानी स्वच्छ हो और चलता रहे, उन क्षेत्रों में ही इसकी खेती की जाती है। ठीक है, यही कारण है कि भारत के सारे पहाड़ी जो क्षेत्र है, जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र है, समुद्र तल से ऊंचे क्षेत्र है, पहाड़ी ढाल है जहाँ पर है और वहाँ पर हल्की भुरभुरी मिट्टी पाई जाएगी, उन्हीं क्षेत्रों में क्या करते हैं, चाय की खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक है ना। तो अगर बात करें इसके मौसम के लिए यहाँ पर पाला रहित दिनों की ज़रूरत होती है। अगर पाला गिरता है तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो विकसित नहीं हो पाती है, क्योंकि इसकी पत्तियों को चुन करके मशीनीकरण किया जाता है और फिर उसमें चाय के दाने तैयार किए जाते हैं। वैसे हम चाय की पत्ती बोलते हैं, वो चाय की पत्ती नहीं है, असल में वो चाय के दाने होते हैं। चाय की पत्ती के दाने बनते हैं। चाय की डायरेक्ट जो पत्ती है उसका इस्तेमाल सीधा हम नहीं कर सकते हैं। कुछ एक बेस्ट क्वालिटी की चाय है, उनका उत्पादन सीधे पत्ती के रूप में किया जाता है, और वो कौन सी है, ग्रीन टी का उपयोग होता है, वो भी ब्लैक टी, उसमें भी पत्ती के साथ, पत्ती प्योर चाय की झाड़ी की जो पत्ती होती है इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। भारत विश्व का 21% चाय उत्पादन करता है, 21.5%। भारत की अगर बात करें तो भारत विश्व में कितने प्रतिशत, विश्व का 21.5%, विश्व का तो 21.5
5% चाय का उत्पादन करता है। ठीक है, चाइना यहाँ पर हमसे आगे है। ठीक है, और असम जो है चाय के उत्पादन में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उत्पादित की जाती है? असम की सुरमा घाटी के अंदर। असम के अंदर भी एक सुरमा घाटी है, उसके अंदर चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कैफीन और टैनिन नाम के पदार्थ होते हैं भाई। कैफीन और टैनिन, ये दो पदार्थ पाए जाते हैं। दोनों ही क्या है? सुफुर्दी वर्धक है, जिनसे क्या होता है भाई, हमें है ना ऊर्जा मिलती है। जैसे ही चाय पीते हैं ताज़ा फ्रेश हो जाते हैं। इसलिए भारत पे चाय का जो प्रभाव भारत के ऊपर ज़्यादा रहता है। भारत के लोग ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो है ना एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, फिर चाय पीते हैं, फिर एनर्जी बनाते हैं, फिर बातें करते हैं। ये सिस्टम भारत का है। उत्पादन में सबसे ज़्यादा किसका नाम आया भाई? असम। दूसरा स्थान किसका आता है? पश्चिम बंगाल का। और तीसरे स्थान नंबर पे कौन है भाई? तमिलनाडु। क्योंकि तीन ही स्थानों पे मोस्टली यहाँ पर खेती की जाती है। आजकल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो है यहाँ पर भी चाय की खेती की जाने लगी है, लेकिन उनका जो प्रतिशत क्या है बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पर क्या है, किसकी वजह से? पाला जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में चाय का जो उत्पादन है वो निम्न क्वालिटी का होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा असम की जो चाय है और दार्जिलिंग की जो चाय है वो उत्तम क्वालिटी की चाय होती है भाई। चौथा जो हमारे पास मुख्य व्यापारिक फसलों में अगर बात करें भारत की, तो किसका स्थान आता है भाई? कहवा का स्थान आता है भाई। ठीक है, कहवा जो है एक ये अफ्रीकी मूल का पौधा है, जिसको कॉफ़ी कहा जाता है। आजकल ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कॉफ़ी बोलने लगे हैं, वैसे क्या है ये? कहवा है। और ये ब्राज़ील मूल का पौधा है, यानी अफ्रीकी मूल का पौधा है। और सबसे ज़्यादा विश्व में उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील करता है। और ब्राज़ील के अंदर एक स्थान है सेंटोस, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका पोर्ट किया जाता है। पूरी दुनिया में अगर बात करें, एक सेंटोस पोर्ट है, वहाँ उसको कहवा पोर्ट ही बोलने लगे हैं आजकल। ठीक है, किसकी वजह से? कहवे के ज़्यादा निर्यात की वजह से। विश्व में उत्पादन भी कहवे का कौन करता है? ब्राज़ील करता है। और उसका एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? ब्राज़ील ही कर रहा है। ठीक है, तो भारत में कहवा कहाँ पैदा किया जाता है? कर्नाटक के अंदर बाबा बुदन की पहाड़ी पाई जाती है। कर्नाटक के अंदर बाबा बुदन की पहाड़ी है, उन पहाड़ियों पर कहवा का उत्पादन किया जाता है। और इसके लिए टेम्परेचर की अगर बात करें, तापमान की, तो 16 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसमें क्या होती है भाई? ज़रूरत होती है। और इसके लिए रेनफॉल जो है, रेनफॉल की अगर बात करें तो कितना होता है भाई? रेनफॉल कितना इसके लिए आवश्यक है? 150 से लेके 200 सेंटीमीटर वार्षिक। ठीक है, ये भी ढलानों के ऊपर, जैसे चाय की खेती की जाती है उसी प्रकार इसकी भी खेती यहाँ पर की जाती है। बागानों के तहत इसकी खेती की जाती है। एक बार इसका पौधा लगाने के बाद या 3 या 4 साल के बाद ये क्या करता है? फसल देना शुरू करता है। इसके पत्ते 3 या 4 साल बाद तोड़े जाते हैं। ठीक है, ये 4 से 5 फीट और 5 से 7 या 11 फीट तक मोस्टली इसका जो है वो 4 से 5 फीट ही रखा जाता है। इससे ऊपर जब चले जाते हैं तो ये क्या होता है कि महिलाओं की जो हाइट है वो कम होती है। और यहाँ पर मोस्टली वर्क जो कौन करती है? महिलाएं करती है। चाय पत्ती चुनने का जो कार्य है, कहवा को जो चुनने का जो कार्य है, कौन करती है भैया? महिलाएं करती है। इसके कहवा तो जो है बीज से तैयार होता है कहवे की। तो हाइट अगर बात करें तो इसके लिए 600 से 1500 मीटर, समुद्र तल से 600 से 1500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर इसकी बागानी खेती की जाती है। ठीक है, उत्पादन में अगर बात करें, भारत विश्व की अगर बात करें पहले, तो विश्व का 3.5% कहवा उत्पादित करता है। विश्व में 3.5 बहुत ज़्यादा है ना। और भारत का सबसे ज़्यादा चाय कहवा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। कर्नाटक देश का 70% कहवा उत्पादित करता है। किस क्षेत्र में करता है? बाबा बुदन की पहाड़ी के ऊपर करता है। दूसरा जो स्थान है कहवा उत्पादन में किसका आता है? तमिलनाडु का स्थान आता है भाई। तमिलनाडु मात्र 15%। ठीक है, और कहवा की
3 किस्में होती है कहवे की भाई। कहवे में 3 किस्में पाई जाती है। सबसे पहली किस्म कौन सी है? सबसे पहली जो इसकी फसल है वो उसको अरेबिका कहा जाता है, दूसरी को रोबिस्टा कहा जाता है, और तीसरी जो फसल है वो क्या है? लिबेरिका। अरेबिका, लेवेस्टा और लिबेरिका। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो है कौन सी किस्म की कहवा उत्पादित किया जाता है? डिमांड सबसे ज़्यादा अरेबिका की है, लेकिन उत्पादित किया जाता है रोबस्टा। और भारत में कौन सा? भारत के अंदर अरेबिका नाम की ही जो फसल है कहवे की उसका उत्पादन किया जाता है। इसीलिए विश्व के अंदर भारतीय कहवे की डिमांड ज़्यादा रहती है। यही कारण है कि भारत में कहवा महंगा क्यों है, क्योंकि सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। उत्पादन में सबसे ज़्यादा भारत के अंदर उत्पादन कर्नाटक है, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जो है ये इनके अंदर सबसे ज़्यादा, ये जो स्थान है इन्हीं एक स्थानों के अंदर भारत के अंदर कहवा पैदा किया जाता है भाई। ठीक है। उसके बाद जो स्थान आता है भाई कहवे के बाद नंबर 6 की जो व्यापारिक फसल है वो कौन सी हमारी है? रबड़ है। रबड़ क्या होता है भाई? एक जंगली पौधा होता है। ठीक है। रबड़ एक जंगली पौधा है। ये हैविया ब्राजिलियस एक पौधा है, उसी का एक प्रकार है रबड़। ठीक है। उसके लैक्टस से पौधों के अंदर जिस प्रकार से बरगद के पेड़ से दूध निकलता है उसी प्रकार से रबड़ का एक पौधा होता है, उसके अंदर से दूध निकलता है। कील उसमें गाड़ दी जाती है, उसमें बाल्टी टांग देते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे बूंद बूंद करके वो बाल्टी सुबह तक भर जाती है। फिर उस बाल्टी को फ्लैट बिछा दिया जाता है चादर के रूप में। सुबह उसको वो टाइट हो जाता है, फिर उसको फोल्ड कर लेते हैं। चादर बन जाती है, उस चादर को फोल्ड करते हैं। फिर उसको अलग अलग जो कंपनियां हैं उसमें अलग अलग केमिकल्स मिलाकर के रबड़, प्लास्टिक की चीज़ें तैयार करते हैं। ठीक है। और भारत के अंदर भाई 1876 में हेनरी विलियम के द्वारा 1876 में हेनरी विलियम के द्वारा ये पौधा लगाया गया था। कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर सबसे पहले 1876 में ये पौधा भारत में लेके आया गया। और इसके टेम्परेचर की बात करें तो इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए भी? टेम्परेचर की बात करें तो इसके अंदर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत है। और रेनफॉल की अगर बात करें तो ये 250 से लेके 300 सेंटीमीटर वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है उन्हीं क्षेत्रों में रबड़ का पौधा उगाया जा सकता है। आजकल कहीं कहीं हमारे होम प्लांट्स के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, लेकिन मोस्टली अगर उत्पादन की अगर बात करेंगे जिससे हम रबड़ प्राप्त करेंगे उसके लिए कितना? 25 से 30 टेम्परेचर और साथ में 250 से लेकर 300 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है भाई? हमारे पश्चिमी तट पे होती है। किसकी वजह से? मानसून की वजह से। इसीलिए ये पौधा कर्नाटक और महाराष्ट्र, केरला इन्हीं में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। ठीक है। भारत विश्व में लगभग अगर एक बार पौधे को लगा दिया जाता है तो एक बार पौधा लगाने के बाद 4 से 5 साल के बाद अपनी फसल देना शुरू करता है। इसका दूध इससे दूध प्राप्त किया जा सकता है। ये नहीं है कि अभी पौधा लगा दिया है और 2 या 6 महीने के बाद उसमें से हम रबड़ प्राप्त कर सकते हैं। रबड़ प्राप्त करने के लिए क्या होता है? इसके अंदर 4 से 5 साल और कई बार तो इसके अंदर 10 से 11 साल भी लग जाते हैं इस पौधे से दूध प्राप्त करने के लिए। ठीक है। और देश विश्व का 4%, विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का 4था स्थान आता है भाई, क्योंकि 4% ही रबड़ का उत्पादन कर पाता है। ठीक है। सबसे पहला स्थान किसका आता है? थाईलैंड, दूसरा मलेशिया, ठीक है, उसके बाद मालदीव, मेडागास्कर स्थान आता है और उसके बाद कौन है? भारत का नाम आता है। ठीक है। तो केरल देश का 87%, केरल के अंदर कितना भाई? केरल की अगर बात करें तो देश का 87% रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है। दूसरा जो स्थान है किसका आता है भाई? केरल के बाद आता है, केरल के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद कौन आता है भाई? तमिलनाडु के बाद आपका महाराष्ट्र, नहीं महाराष्ट्र में नहीं होता, ये कर्नाटक का नाम आता है। ठीक है। कर्नाटक के अंदर यहाँ पर बहुत कम मात्रा में, क्योंकि 87% तो देश का उत्पादन कौन कर रहा है? केरल कर रहा है। उसके बाद जो 13% बच गया इन दोनों के बीच में, कभी ये ज़्यादा उत्पादन कर देता है तमिलनाडु, कभी कर्नाटक कर देता है। ठीक है। तो भारत की 6ठी मुख्य फसल है
उसके बाद भारत की 7वीं जो व्यापारिक मुख्य जो फसल आएगी वो कौन सी है भाई? नारियल है, कोकोनट। ठीक है, नंबर 7 पे किसका नाम आया? नारियल का नाम आता है भाई। नारियल जो है उष्णकटिबंधीय पौधा है। नारियल क्या है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। और टेम्परेचर की बात करें इसके तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस वही तापमान यहाँ पर ज़रूरत होती है जिसके लिए रबड़ की जो ज़रूरत होती है। रबड़ के लिए जिस तापमान की ज़रूरत है उसी तापमान में नारियल भी उगाया जा सकता है। और इसके लिए रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल इसके लिए कितना होता है भाई? 300 सेंटीमीटर। रेनफॉल इसमें कितना है? 300 सेंटीमीटर। और हाइट की अगर बात करें तो किस हाइट पे इसको उपजाया जा सकता है? हाइट की अगर बात करें यहाँ पर तो ये 100 से लेकर के 700 मीटर वाली ऊंचाई के जो क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों में नारियल की खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक है, भारत विश्व का तीसरा बड़ा नारियल उत्पादक देश है। विश्व में भारत का तीसरा नंबर आता है। विश्व में कौन है? विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान आता है। और भारत की अगर बात करें सबसे ज़्यादा भारत के अंदर किस्मों को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें एक किस्म आती है हमारी वेस्ट, दूसरी न्यू गिनी, तीसरी जावा किस्म है। और उत्पादन में सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु के अंदर होता है भाई। दूसरा स्थान किसका आता है? केरल का आता है। तीसरा स्थान किसका आता है? कर्नाटक आता है। इन प्रदेशों के अंदर खाद्य फसलें कम हैं लेकिन व्यापारिक फसलें ज़्यादा होती है। व्यापारिक फसलें ज़्यादा पाई जाती है तटीय क्षेत्रों में। यही कारण है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा तो होती है पर कैपिटा इनकम भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में ज़्यादा विकास किसकी वजह से है? जिन लोगों के पास इन एग्रीकल्चर के बागान जो है, एग्रीकल्चर के जो लैंड इन जिनके पास में है उनकी पर कैपिटा जो इनकम वो क्या है? ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, खाद्य फसलों के बारे में बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया का नाम आता है। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ये राजस्थान, यही पार्ट इनका नाम आएगा। लेकिन जब बात करेंगे इसकी दक्षिणी भारत में, प्रायद्वीप भारत में बात करेंगे तो सबसे पहले कौन? कर्नाटक है, केरला है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। ये जो स्टेट है यहाँ पर खाद्य फसलें कम हैं लेकिन व्यापारिक फसलों का उत्पादन भरपूर मात्रा में यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और इसकी किस्में हैं भाई, एक नारियल की जो किस्में हैं निकेलियन और ट्रॉपकन और रविस्का, ये इसकी किस्में हैं। भारत के अंदर 90% खेती जो है वो रविस्का की जाती है और निकेलियस जो है केवल 10% पैदा किया जाता है। ठीक है, एक नारियल जो है गिरी के लिए तैयार किया जाता है, दूसरा नारियल कौन सा है? पानी के लिए होता है। गिरी का जो नारियल है वो सस्ता है, जिसे गिरी निकाली जाती है, और पानी का जो नारियल है वो महंगा है, वो केवल 10% ही भारत के अंदर पैदा किया जाता है, इसीलिए उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है और वो महंगा भी है। किसकी? नारियल के पौधे की ऊंचाई। नारियल का पौधा जो है आपका यहाँ पर 15 फीट से लेके 25 फीट तक हो जाता है भाई। 15 फीट से लेके 25 फीट तक हो जाता है। जब आप दक्षिणी भारत में कहीं घूमने जाओगे तो आप देखोगे कि रोडों के किनारों के ऊपर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर दूसरे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर इन पेड़ पौधों की ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। ये किसकी वजह से है? भारत की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से होती है। ठीक है, 8वीं जो भारत की मुख्य जो फसल है वो आती है तंबाकू। अब तंबाकू को तो सभी जानते हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है, ये सारे किससे तैयार किए जाते हैं? तंबाकू से तैयार किए जाते हैं। नंबर 8 पे भारत में व्यापारिक फसलों में कौन आता है? तंबाकू का स्थान आता है भाई। और तंबाकू जो है ये 16वीं शताब्दी के अंदर पुर्तगाली जो लोग थे वो लेके आए। 16वीं शताब्दी से पहले भारत के अंदर तंबाकू का कोई ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था भी था तो केवल 1 या 2% कहीं किन्हीं स्थानों के ऊपर। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद जैसे ही पुर्तगाली यहाँ आते हैं सबसे ज़्यादा उन्होंने तंबाकू यहाँ पैदा किया और तंबाकू पैदा करके वो अपने देश में ले गए हैं। विश्व में व्यापार किया उन लोगों ने तंबाकू का, भारतीय कृषि से तंबाकू पैदा करने के बाद। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तंबाकू में टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पर 15 डिग्री से लेकर के 38 डिग्री
सेंटीग्रेड जिन क्षेत्रों में पाया जाता है तापमान, उन क्षेत्रों में तंबाकू की खेती की जाती है। पंजाब के लिए इसकी क्या है भाई, पंजाब में तंबाकू की फसल के लिए अच्छा मौसम है, यहाँ तंबाकू पैदा किया जा सकता है। लेकिन धार्मिक विचारों की वजह से, क्योंकि हुक्का, बीड़ी, सिगरेट जो है ये पंजाब के जो लोग इसे उत्पादन नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर तंबाकू पैदा नहीं किया जाता। कंडीशन अच्छी है तंबाकू के लिए, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से वो लोग इसको पैदा नहीं करते, इसलिए तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा किया जाता है, भारत के दक्षिण भारत में पैदा किया जाता है। भारत के अंदर तंबाकू जो है ये, इसके लिए रेनफॉल की अगर बात करें तो 50 से 70 सेंटीमीटर, 50 से 70 सेंटीमीटर। जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है उन क्षेत्रों में तंबाकू बोया जा सकता है। ठीक है, तो हाँ, तंबाकू भी नशा कौन करते हैं, ड्रग्स का नशा करते हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का नशा यहाँ कम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर शराब और दूसरे जो नशे हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर नशा तंबाकू, इसका बीड़ी, सिगरेट का नशा नहीं पाया जाएगा। हरियाणा के अब आप किसी भी गांव में जाओगे तो आप हर गांव में, हर घर के अंदर हुक्का मिलेगा, लेकिन आप पंजाब जाओगे तो हुक्का आप ढूंढोगे, मिलेगा ही नहीं, पूरे गाँव में भी शायद ना मिले, ऐसा कल्चर है इन लोगों का। ठीक है, और विश्व में भारत तंबाकू उत्पादन में चौथा स्थान रखता है भाई। सबसे ज़्यादा तंबाकू कौन पैदा करता है भारत के अंदर, आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान किसका आता है, गुजरात का आता है। तीसरा जो स्थान है किसका है, कर्नाटक आता है। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का और हरियाणा का जो कुछ पार्ट है वहाँ पर तंबाकू बोया जाता है। जिन क्षेत्रों के अंदर 15 डिग्री से तापमान ज़्यादा है, 38 से कम है, और वर्षा जिन क्षेत्रों में 50 से लेके 70 सेंटीमीटर होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा 70 से ऊपर होती है वो अच्छी फसलों का उत्पादन करते हैं, तंबाकू की बजाय दूसरी फसलों को प्रायोरिटी देते हैं ना, प्राथमिकता दी जाती है। और 9वीं जो भारत की मुख्य फसल है वो कहलाती है इलायची। भाई इलायची तो फेमस है भारत में, इलायची की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, भारत में 9वीं जो मुख्य फसल कौन सी है, इलायची का स्थान आता है। ये एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसको लोग खाने में, वैसे चबाने में, चाय में, दूध में, मिठाइयों में, हर प्रकार से इसका सेवन किया जाता है। और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिसके अंदर इसका प्रयोग भरपूर मात्रा में किया जाता है। तो इलायची के लिए तापमान की बात करें तो टेम्परेचर जो है इलायची के लिए 14 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल जो है जिन नक्षत्रों के अंदर 200 से लेकर के, जिन नक्षत्रों में 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा जिन नक्षत्रों में पाई जाती है, या जिन नक्षत्रों के अंदर सुअपवाहित क्षेत्र है, तापमान 14 से 32 के बीच रहता है, और मिट्टी का जो प्रकार है वो काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पर भी इलायची की खेती की जा सकती है। ठीक है, मोस्टली ये गहरी दोमट मिट्टी में होता है। ठीक है ना, तो इलायची के अंदर मोस्टली तो ये गहरी दोमट के साथ लाल जो मिट्टी है उसमें भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। भारत के दक्षिणी भारत के अंदर ये उत्पादन किया जाता है इसका लाल गहरी मिट्टी के अंदर। लाल भी दो तरह से थी, एक तो ऑक्साइड की वजह से लाल थी, दूसरी वर्षा कम थी तो उसकी वजह से लाल हुई थी। ठीक है ना, एक लाल के अंदर हल्की पीली जो मिट्टी आती है उसमें इसका उत्पादन नहीं किया जाता है, जो हमारी कहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, उड़ीसा में पाई जाती है, यहाँ नहीं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है, कुछ तमिलनाडु का पार्ट आता है, जहाँ पर मिट्टी क्या है, लाल कलर की है, उन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। और केरल सबसे ज़्यादा, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये बड़े 3 राज्य हैं जो इलायची का उत्पादन करते हैं। ठीक है ना, और विश्व के अंदर इलायची की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। भारतीय इलायची की खास करके यहाँ पर लौंग है, इलायची है, और ये जो मसाले की जो खेती थी ये मोस्टली ही आकर्षित करती थी विदेशी जो लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। डच आए हो, पुर्तगाली आए हो, अंग्रेज़ आए हो, जितने भी लोग यहाँ आए सबको किसने आकर्षित किया, मसालों ने आकर्षित किया। मसाले भारत में कहाँ पाए जाते हैं,
दक्षिणी भारत में उगाए जाते हैं। और यही कारण है कि सारे के सारे जो तटों के ऊपर ही सारे जो व्यापारी आए, विदेशों से आए, वो कहाँ पर आए थे? दक्षिणी भारत में आए थे, तटों पे आए। धीरे धीरे भी किसकी तरफ गए? वो उत्तर की तरफ बढ़े हैं। उत्तर के अंदर कोई भी व्यापारी नहीं आया, सारे व्यापारी कहाँ आए? तटों की तरफ आए। किसकी वजह से? मसालों की वजह से, ठीक है ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, तो हमें समझना ही पड़ेगा कि वो लोग भारत में आए, दक्षिणी भारत में आए तो क्यों आए, किस वजह से, क्या लालच रहा होगा दक्षिण भारत के अंदर, ठीक है। उसके बाद भारत के अंदर 10वीं जो फसल आती है वो आती है लौंग। लौंग व इलायची, है ना, तो वही लौंग है ये। तो लौंग जो है ये 1800 मीटर की हाइट वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है भाई। जहाँ पर हाइट क्या होगी समुद्र तल से 1800 मीटर होगी, उन क्षेत्रों में लौंग उगाया जाएगा। और इसके लिए टाइम की अगर बात करें, एक बार अगर आपने लौंग की फसल लगा दी है तो 4 से 5 साल आप उसको लगा करके भूल जाओ। 4 से 5 साल तक ये फसल कोई फूल नहीं देगी, कोई फल नहीं देगी। 4 से 5 साल के बाद इसका पौधा तैयार होता है, उसके बाद ये फसल देना शुरू करता है। और फिर 8 से 10 साल तक, 8 से 10 साल के बाद तक ये फसल देती रहती है। फिर उसके 4 से 5 साल इसको तैयार करने में लगते हैं और 8 से 10 साल फिर ये लगातार फसल देती रहती है भाई। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए केरल, कर्नाटक और निकोबार, केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर और निकोबार, भारत का आइसलैंड है ना निकोबार, अंडमान निकोबार का जो निकोबार जो तटीय जो क्षेत्र बड़ा जो निकोबार है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है मोस्टली भाई। उसके बाद भारत की जो लास्ट हमारे यहाँ मसालों की जो फसल आती है उसका स्थान आता है भाई काली मिर्च का, जिसको भारत का काला सोना कहा जाता है। ब्लैक पेपर, है ना, काली मिर्च, ये भी एक आकर्षण का केंद्र रहा है। विदेशों से आने वाले जो व्यापारी थे उनके लिए लौंग, इलायची और काली मिर्च तीनों ही उत्तम क्वालिटी के मसाले हैं। इनके बिना कोई भी मसाला तैयार नहीं होता है। जितने भी खाने हैं, खान पान है, सबके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। और काली मिर्च जो है भारत में 10 डिग्री से 30 डिग्री तापमान वाले टेम्परेचर में 10 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। और रेनफॉल की अगर बात करें इसके अंदर तो 150 से लेके 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है। और भारत को इसको काला सोना कहा जाता है भी। भारत विश्व का सबसे बड़ा काली मिर्च का उत्पादक है। उपभोक्ता तो है ही लेकिन उत्पादक भी है, ठीक है। तो ये आज की हमारी भारत की व्यापारिक मुख्य फसलें थी, ठीक है।